आप 9th क्लास में आ गए, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। और इस बार आपके 9th में आते से ही एक अजीब सा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप बड़े व्यथित या परेशान सा अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। समस्या ये आई कि आप लोग 9th में आए और आते से ही स्कूलों का पता नहीं है कब से स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई कैसी करनी है, क्या करना है। तो ये काफ़ी सारी चिंताएं आपके मन में आ गई हैं। तो इन चिंताओं को हम दूर कर लें। अभी तक क्या था, जब 8वीं तक आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई का सिस्टम या तरीका अलग होता था। अब जब आप हाई स्कूल में आ गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़े से तरीके बदल जाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आपने किताबें ले ली होंगी। आपको व्हाट्सएप के डिजिलैब ग्रुप में स्कूल के द्वारा जोड़ दिया गया है। डेली उसके अंदर मैसेज डाले जा रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सीखने का प्रयास करें। और जो किताबें आपके पास हैं, जो पाठ आपका आता है, उस पाठ को किताब में भी पलटकर एक बार ज़रूर पढ़ लें। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो भी बन जाएगी, आगे आप उसमें उसको डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद पढ़ना, तो रीडिंग काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप क्या करें, रीडिंग ज़रूर करें बुक की। जो भी पार्ट उसमें आए हैं, एक बार बुक से उसे पढ़ लें। मैं यहाँ अपना प्रयास शुरू कर रहा हूँ आप लोगों तक विज्ञान के अध्याय या पाठों को पहुँचाने का। तो इसी क्रम में हम आज शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान के अध्याय 1 से। तो उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इस पाठ का वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा तो उसको देखने के बाद आप किताब को एक बार पलट लेंगे और उस अध्याय को उस किताब से पढ़ लेंगे। आपकी जो किताब है, विज्ञान की जो किताब है, वो एक्टिविटी बेस्ड किताब है। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो दिए ही हैं, उसके साथ क्रियाकलाप नाम से दिया रहता है। क्रियाकलाप से तात्पर्य है उन चीज़ों को आप करके देखें या उनको महसूस करें, ताकि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो सिद्धांत आपको बताया जा रहा है, उसको आप समझ पाएँ, उसको आप अच्छे से जान पाएँ। तो इसी क्रम में चलिए हम शुरुआत करते हैं विज्ञान की। और यहाँ पर यदि आपको कोई दिक्कत आएगी आगे पाठ को समझने में, तो इसी वीडियो को देखकर इसके नीचे आप कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ पर दिक्कत है, ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई है, या इसे आप दोबारा समझा दें तो मैं आप तक पर्सनली उस बात को पहुँचाऊँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप प्रयास करेंगे, और आपका यदि प्रयास होगा तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला प्रयास मगर आपको ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। आपका जो अध्याय 1 है विज्ञान में, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। बुक के अंदर जैसा आपकी किताब में छपा है, मैं सेम का सेम उसी तरीके पे आपसे बात करूंगा। मेरे सामने किताब यहाँ रखी हुई है, जो जो हेडिंग है, जो जो टॉपिक है, उन पर ही मैं बात करूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम बात हो जाती है कि पदार्थ क्या हैं, इनको हम जानते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में नाम छपा हुआ है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ। तो पदार्थ से मतलब क्या है? तो भाई देखो, आप लोग जो कुछ भी देखते हो, जो भी आपने सुना है, जो कुछ भी आपके चारों ओर दिखाई दे रहा है, वो सभी कुछ पदार्थ है। आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। अग्नि, जल, आसमान, हवा, मिट्टी, इन सब चीज़ों से मिलकर शरीर बना होता है। तो उनका कहना भी सही है। तो ये हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी आप देखते हो XYZ, चाहे ये मेरे हाथ में पेन हो, चाहे मैं हूँ, या ये ब्लैक बोर्ड हो, ये दीवार हो, ये कमरा हो, इसको बनाने वाली ईंटें हो, रेत हो, मिट्टी हो, जो कुछ भी है आपके चारों तरफ जो भी है, वो सब क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास उपस्थित सभी वस्तुएं जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है। अब ये जो पदार्थ है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। जो पदार्थ है वो 3 प्रकार का होगा, या हम ये कहते हैं कि 3 अवस्थाओं में होगा। पहली अवस्था होगी इसकी ठोस, दूसरी अवस्था होगी इसकी द्रव, और तीसरी अवस्था होगी इसकी गैस। इसमें कुछ और संशोधन होगा, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य इन 3 अवस्थाओं पर बात करना है। तो इन अवस्थाओं से पहले जब आप बुक को पलटेंगे तो उसमें हेडिंग डली है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पहले पदार्थ के बारे में जान लें। पहली बात यह है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो भी कुछ पदार्थ है, मान लीजिए आपने एक चाक का टुकड़ा ले लिया। चाक का टुकड़ा देखने में चाक लग रहा है, चाक जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो क्या है? उसका पदार्थ।
तो वो जो वास्तव में आप चाक के टुकड़े को जब तोड़ना चालू करोगे तो कई छोटे छोटे कणों में टूटता जाएगा और अंततः जो छोटे टुकड़े निकलेंगे वो कहलाएंगे कण, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। हालांकि जानने के लिए, समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी आंखों से उनको नहीं देख पाएंगे। फिर किसकी आंख से देखेंगे? पड़ोसी की आंख से नहीं, आंख से नहीं। फिर हम उन्हें देखने के लिए हमें मशीनें चाहिए, जैसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप आपने सुना है, उन चीज़ों की सहायता से हम उसको देख पाते हैं। तो पहली बात, पदार्थ के ये गुण हो जाएंगे। पहला गुण क्या हो गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप जैसे एक गिलास पानी ले लीजिए, उस पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, अब उसको आपने जब घोल दिया तो घुलने के बाद आप देखोगे कि नमक और पानी मिलकर एक सा हो गया। आपको कहीं नमक के कण नहीं दिखेंगे, हैं तो कण, वो उसमें फैल चुके हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है वो काफ़ी छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब कोई पूछे कि कितने छोटे होते हैं, तो भैया इसका हम यहाँ पर यही समझ लें कि बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख पाएंगे। अब ये जो दोनों गुणों पे बात हुई हमारी, इनको समझाने के लिए आपकी बुक के अंदर क्रियाकलाप दिए होते हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ना तो आपके आसपास की चीज़ों से आप उसको जान पाओगे। अगली चीज़ है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। एक्स वाई जेड कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए मैं यहाँ पर, अब ये तीनों अवस्थाओं में से कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ एक ये पदार्थ बना रहा हूँ, ये उसको बनाने वाले कण हो गए, ये उसके कण हो गए, जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना है। समझने के लिए ऐसा कर ले रहा है, आगे और डिटेल में मैं बात करूंगा आपसे। तो ये जो पदार्थ है, ये इसको बनाने वाले कण है, और इन कणों के बीच बीच में खाली जगह होती है। देखिए आप, ये बीच बीच में क्या है? खाली जगह है। तो इन पदार्थ के जो कण है, इनके बीच में खाली जगह होती है। ये पदार्थ का गुण है, ध्यान रखना है इसे। फिर अगली गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब आप पदार्थ के कणों को अपन देख रहे हैं कि ये पदार्थ में स्थित हैं और बीच में खाली जगह है, ये खड़े नहीं है, रुके नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? हमेशा 24 घंटे गति करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये चलते रहते हैं। तो पदार्थ के कण कैसे हो गए? गतिशील हो गए। तीसरी चीज, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो कण है, ये सब एक दूसरे से एक ताकत के द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। नहीं तो ये कण तो यदि फ्री हो जाएंगे तो निकल के पदार्थ से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो सब कण क्या होता है? आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। आकर्षित मतलब खिंचना उनकी तरफ। तो ये पदार्थ का अगला गुण हो गया। अब चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर, जो मैंने पहले से ही आपको यहाँ लिखी थी, ठोस, द्रव और गैस। तो ये पदार्थ की जो अवस्था है, इन तीन अवस्थाओं को हम समझ लें। इनमें होगा क्या? मैं यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि ये जैसे मान लो ठोस है, ये मान लीजिए एक द्रव पदार्थ है, ये यहाँ पर गैस पदार्थ है, ठीक है। अब कोई सा भी पदार्थ होगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं, सब चीजें जो अभी पदार्थ के गुण देखे वो सब इनके अंदर होंगे। मतलब वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे, पहली बात। उनके कण जो होंगे वो निरंतर गतिशील होंगे, दूसरी बात। उनके कण आपस में आकर्षण के द्वारा जुड़े होंगे। तो यहाँ पर जो कण है, बस अंतर ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ जो होगा उसको बनाने वाले जो कण है, ये मैं कण बना रहा हूँ ठोस पदार्थ के, ये बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। ठोस को बनाने वाले जो कण हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास पास स्थित होते हैं, पहली चीज। द्रव को बनाने वाले जो कण हैं वो ठोस से थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। ये ठोस से थोड़े दूर हो गए। तो गैस को बनाने वाले जो कण हैं वो काफी दूर दूर स्थित होते हैं। समझ में आ गई होगी बात? ठोस को बनाने वाले कण बहुत पास पास में स्थित हैं, बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं। द्रव के थोड़े दूर हैं, वो गैस के थोड़े और दूर हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है? ये पास पास है, इसका मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल है, एक दूसरे को खींचने की ताकत, वो बहुत ज्यादा है। इनके बीच में थोड़ी कम है। किससे कम है? ठोस से कम है, मगर गैस से ज्यादा। वो गैस के अंदर इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। फिर अगली बात, जब ये पास पास है तो इनके बीच, अभी हमने बात की थी कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है। तो इनके कणों के बीच में खाली जगह बहुत कम है, ना के बराबर है। द्रव के अंदर जब आप देखेंगे तो खाली जगह इनसे ज्यादा है और गैस से कम है। वो गैस के अंदर जो कण है उनके बीच में काफी खाली जगह होती है। तो यही कुछ कारण है। इन कारण की वजह से ठोस का निश्चित आकार होता है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, वो गैस का तो आकार ही नहीं होता। द्रव को आप जिस बर्तन में डाल दोगे उसके जैसी हो जाएगी।
लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होगा। तीनों संरचनाएं समझ गए होंगे आप ठोस, द्रव और गैस की। कणों को ध्यान रखना है कि किसमें कण किस प्रकार के होते हैं। तो ठोस अवस्था हमारी हो गई, द्रव अवस्था हो गई, गैसीय अवस्था हमारी हो गई। अब अगली चीज में हम चलते हैं, वो है ये जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेम का सेम आपकी किताब में छपा हुआ है। आप जरूर किताब को पलटना, पूरी बात आपको समझ में आएंगी। अब कुछ प्रश्न हमारे मन में आएंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जैसे मान लीजिए ये ठोस पदार्थ है, वो क्या द्रव बन सकता है? द्रव पदार्थ क्या गैस बन सकता है? एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठेगा। तो बिल्कुल प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान पढ़ने का अर्थ ही है कि हम प्रश्नों को जन्म दें, हमारे अंदर से प्रश्न निकलें। जब प्रश्न निकलेंगे तब तो हम उनके उत्तर को ढूंढेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, ये पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जैसे ठोस है, मान लीजिए कि यहाँ पर ठोस बर्फ रखी हुई है, ठोस होती है। आप देखेंगे हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो वो अपनी अवस्था को बदल लेगी। ठोस थी, अब वो काय में पहुंच गई, द्रव अवस्था में पहुंच गई, और गर्म कर देंगे हम तो उसमें फिर वाष्प उसकी बन जाएगी, तो अब ये वाष्प अवस्था में पहुंच गई। समझ गए होंगे बात को, यानी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो क्यों बदल सकता है? उसमें पहला कारण है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर, जब अभी मैंने आपसे बात की कि मान लीजिए कि बर्फ है, तो बर्फ को जब गर्म कर दिया तो गर्म किया तो हमने क्या बढ़ाया? तापमान बढ़ाया। अब तापमान जब बढ़ाया तो क्या हो गया, उस चीज को समझ लें। जब आपने इस ठोस को टेम्परेचर देना शुरू किया तो टेम्परेचर मतलब आपने ऊर्जा इसको दी, तो जब ऊर्जा इनके जो कण हैं उनको मिली तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये क्या करते हैं? एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और दूसरे से जो बंधे हुए थे ना उससे दूर होने लगते हैं। तो जब ये दूर हो जाएंगे, इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? जो इनका आकर्षण था वो कम हो जाएगा, फिर स्थिति ऐसी बन जाएगी और ये काय में बदल जाएंगे द्रव। जब द्रव को आप और गर्म कर दोगे तो तापमान को जब इसके अणु ग्रहण करेंगे तब क्या होगा? तापमान को ग्रहण करके इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये चलना शुरू कर देंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ये और दूर हो जाएंगे, मतलब गैस वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से तापमान के प्रभाव से भी अवस्था को बदला जा सकता है। फिर दाब से भी बदल सकते हैं। फिर अगली चीज एक और यहाँ पर टॉपिक है, वो है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? देखो, एक आप पढ़ते हो क्वथनांक, आपने पढ़ा होगा शायद 8वीं में कहीं किसी अध्याय में होगा। तो क्वथनांक मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई चीज उबलने लगती है, वो क्वथनांक कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि हम जैसे पानी को भर के रख दें, एक बर्तन में भर के घर में रख दिया, 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आप देखोगे पानी कम हो गया। तो आपने गर्म तो नहीं किया पानी को, लेकिन पानी अपने आप कम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पानी का क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। मतलब क्या करता है? कोई भी द्रव अपने आसपास से ऊर्जा को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो धीरे धीरे वाष्पित होना, मतलब दूसरी अवस्था में, द्रव है तो गैस अवस्था में बदलना शुरू करता है। इस क्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम जैसे एसीटोन या जो नेल पॉलिश हटाने वाला जो रिमूवल होता है, उसको यदि हम लगाएं तो हमको ठंडा ठंडा लगता है। तो वो ठंडा क्यों लग रहा है, उसका कारण समझना। जब वो पदार्थ आपके यहाँ लगता है तो वो द्रव अवस्था में है या ठोस अवस्था में, वो काय में जाएगा? वाष्प में। तो वाष्प में जाने के लिए उसे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा वो कहाँ से लेगा? आपकी त्वचा से लेगा। जब आपकी त्वचा से उसने एनर्जी या गर्मी को ले लिया, तब क्या हुआ? गर्मी को लेने के कारण आपकी शरीर की उस जगह की गर्मी कम हो गई, वो पदार्थ वाष्पित हुआ, और आपकी उस जगह गर्मी कम है तो आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। स्वाभाविक सी बात। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका पाठ समाप्त हो जाएगा और इसके पीछे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप यदि ईमानदारी से ढूंढेंगे तो आपको किताब के अंदर मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें, इतनी चीजों को पढ़ें। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल आज हमारा, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, वाष्पीकरण, 3-4 चीजों को हमको बस पढ़ना है। तो आप इतनी चीजों को पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, एक बार किताब को पढ़ लें। इतने के बाद कहीं दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें? आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि सर फलानी चीज़ क्या होती है, वो बात हमको समझ में नहीं आई है, तो मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सीखने का प्रयास करेंगे। और यदि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनसे निवेदन है वो अपना थोड़ा पढ़ाई में जो भी सिलेबस मिल रहा है, जो टॉपिक मिल रहे हैं, उनको करना शुरू कर दें। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे आपको समय कम मिलेगा, कम समय में ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप परेशान होंगे। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा अभी यहाँ पर कर लें। तो मैं अपने चैनल पे पूरे आपके अध्याय वाइज, आज अध्याय 1 हुआ है, 1-2 दिन बाद अध्याय 2, फिर अध्याय 3, अध्याय 4, इस प्रकार से जितने भी अध्याय हैं, पूरे अध्याय के वीडियो बड़े अच्छे से आपको यहाँ बोर्ड पर समझा के उपलब्ध करा दूंगा।
तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर देना। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे कोने पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर से, उसको क्लिक कर देना तो सब्सक्राइब हो जाओगे। और एक घंटी जैसा नोटिफिकेशन बना है तो उस घंटी को टच कर दोगे, बेल आइकॉन है वो, उसे प्रेस कर दोगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको मैसेज मिल जाएगा कि सर का वीडियो आ गया, तो आप उसे देख के और उस अध्याय को कंप्लीट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।